दिनांक 20 जून वर्ष 2020 नवीं कक्षा चैप्टर 2 मैथ्स 2 का चैप्टर 2 और प्रकृति प्रसंग्रह 2। पहला सवाल देखिए, पहले का पहला। यहाँ तक 5 प्रश्न तो इसमें एमसीक्यू ही है। इसमें पहले का पहला है, दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने अंतःकोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। इसका ऑप्शन आएगा सी, 180 अंश। सेकंड, दो रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर डैश कोण निर्मित होते हैं। तो इसका आंसर है 8, यानी सी 8। कैसे 8 होगा देखिए, इसमें 4 कोण तो ऊपर बनते हैं, 4 कोण नीचे बनते हैं, तो इस तरह से 8 कोण हो जाएगा। दो समांतर रेखाओं किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले कोणों में से किसी एक कोण का माप 40 अंश हो तो उसके संगत कोण का माप वो भी 40 अंश ही होगा। तो इसका आंसर है ए 40 डिग्री। 4, त्रिभुज एबीसी में कोण ए 76, कोण बी 48, तो कोण सी का माप ज्ञात करिए। तो देखिए, अगर दो कोण का माप दिया हो त्रिभुज में तो तीसरे कोण का माप ज्ञात करने के लिए 180 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे कि 180 में से अगर 48 को माइनस कर दें तो 180 में से 48 को अगर माइनस करेंगे तो 132 आएगा, और 132 में से 76 को माइनस करेंगे तो 56 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी 56। दो समांतर रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित करने पर बनने वाले एकांतर कोणों की जोड़ी में से यदि एक कोण 75 हो तो दूसरे कोण का माप वो भी 75 होगा, क्योंकि एकांतर कोण तो सर्वांगसम ही होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा सी 75 डिग्री। अब इसके बाद के जो सवाल हैं वो एक नोटबुक में मैंने हल किए हैं, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया है देख लीजिए। किरण PQ तथा किरण PR परस्पर लंब हैं। और बिंदु B यह कोण QPR के अंतःभाग में तथा बिंदु A RPQ के बाह्य भाग में है। किरण PB तथा किरण PA परस्पर लंब हैं। तो इस आधार पर आकृति बनाना है और कोटि पूरक, संपूरक कोण और सर्वांगसम कोणों की जोड़ियां लिखना है। तो इसकी आकृति कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पर देखिए, ये किरण PR किरण PQ परस्पर लंब है। B जो है कोण, इस कोण RPQ के अंतःभाग में है, और बिंदु A कोण RPQ के बाह्य भाग में है। यहाँ पर किरण PB और PA भी परस्पर लंब हैं। तो इस तरह से आकृति बन रही है। सबसे पहले कोटि पूरक कोण लिख लेते हैं। कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं? जिनका योगफल 90 अंश हो। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, एक तो कोण RPB और BPQ ये दोनों मिला के 90 अंश 90 डिग्री हो रहा है, तो ये दोनों कोटि पूरक है। ऐसे ही कोण APR और RPB ये मिला के भी 90 हो रहा है, तो ये दोनों कोण जोड़ियाँ भी कोटि पूरक हैं। तो ये मैंने कोटि पूरक की जोड़ियाँ लिख दी। संपूरक किसे कहते हैं? संपूरक कोण उन्हें कहते हैं जिनका योगफल 180 अंश हो। तो ये जो दोनों कोण हैं, कोण APB 90 है, कोण RPQA भी 90 है, तो दोनों का योगफल 180 अंश आएगा, इसलिए दोनों संपूरक कोण हो जाएंगे। तो ये संपूरक कोण की जोड़ी। तीसरा यहाँ पर पूछा है सर्वांगसम कोण कौन कौन से हैं। तो देखिए, ये दोनों कोण का ये RPQ और APB ये दोनों 90 अंश हैं, 90 डिग्री हैं, 90 अंश हैं, तो इसलिए सर्वांगसम होंगे। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, दूसरा सर्वांगसम कोण भी मिल जाएगा। ये RPQ देखिए दो कोणों से मिलके बना है, RPB और BPQ, तो इसलिए RPQ को मैंने RPB प्लस BPQ लिख दिया। ऐसे ही APB जो है, APB भी APR और RPB ऐसे दो कोणों से मिलके बना है, तो APB को मैंने APR RPB लिख दिया। RPB दोनों साइड में है तो कैंसिल हो गया, तो मिल गया कोण BPQ बराबर कोण APR, इसलिए ये दोनों कोण भी सर्वांगसम हो गए। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल क्या है?
सिद्ध कीजिए कि कोई रेखा किसी प्रतल की दो समांतर रेखाओं में से एक रेखा पर लंब हो तो वह दूसरी रेखा पर भी लंब होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो समांतर रेखा बना लिया है। एक रेखा AB, रेखा CD परस्पर लंब है। रेखा PS हम मान लेते हैं कि यह AB और CD को बिंदु Q और R पर प्रतिच्छेदित करता है। अब सवाल में दिया है कि एक पर लंब है, यानी हम मान लेते हैं कि माना ये जो PS है, रेखा PS, ये रेखा AB पर लंब है, यानी कोण PQB 90 अंश है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये रेखा PS CD पर भी लंब होगी। तो दत्त में मैंने जो जानकारी दी है दत्त में लिख दिया, AB समांतर CD, PS लंब AB। सिद्ध करना है कि PS रेखा CD पर भी लंब होगा। तो देखिए शुरू करते हैं। AB समांतर CD के है ही है, दिया गया है तो दत्त, इसलिए कोण PRD सर्वांगसम कोण PQB, ये संगत कोण है। PRD PQB F की जैसे आकृति बन रही है, परंतु PQB 90 अंश दिया हुआ है तो इसलिए PRD भी 90 हो जाएगा। PRD भी 90 हो गया, PRD 90, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखा PS या CD पर भी लंब है। अतः सिद्ध होता है कि यदि कोई रेखा किसी एक प्रतल की दो समांतर रेखाओं में से एक रेखा पर लंब हो तो वह रेखा दूसरी रेखा पर भी लंब होती है। आते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल देखिए, इस तरह से आकृति यहाँ बनी हुई है। यहाँ रेखा L और रेखा M समांतर हैं। इस कोण का माप 130 अंश दिया हुआ है और इस कोण का माप 50 अंश दिया हुआ है। हमें x और y का माप ज्ञात करना है। तो देखिए ये x और 130 ये रेखीय युगल कोण है, तो ये संपूरक होंगे, इनका योगफल 180 होगा। तो जब ये 130 है तो x 50 हो जाएगा। ऐसे ही ये y और ये 50 ये भी रेखीय युगल कोण है, तो इसलिए y + 50 भी 180 हो जाएगा। तो जब ये 50 डिग्री है तो y का माप 130 हो जाएगा। तो इसका मतलब x का माप हो गया 50 और y का माप हो गया 130। अब देखिए ये y और x ये दोनों अंतःकोण हैं, अंतःकोण बन रहे हैं और अंतःकोण है और इनका योगफल 180 भी आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखा L और रेखा M समांतर है। तो यहाँ पर हमें यही पूछा गया था कि दिए गए कोणों के माप के आधार पर कोण x कोण y का माप ज्ञात करिए और सिद्ध करिए कि रेखा L और M समांतर हैं। तो जो मैंने अभी आपसे चर्चा किया उसी को मैंने नोटबुक में भी हल किया है कुछ इस तरह से। आइए देख लेते हैं। ये रेखा L और रेखा M है, तो ये जो निशान लगा है ये कोण x है और ये जो निशान है ये कोण y है। तो ये x और 130 ये रेखीय युगल कोण है, तो इसलिए x + 130 = 180, कारण रेखीय युगल कोण। तो ये 130 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो कोण x का माप 50 डिग्री आ गया। ऐसे ही देखिए ये y और ये 50 ये भी रेखीय युगल कोण है, तो इसलिए y + 50 180, 50 को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया तो कोण y 130 अंश हो गया। अब देखिए ये x और y दोनों का योगफल 180 आ रहा है, दोनों संपूरक हैं और ये दोनों अंतःकोण भी हैं, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोण x और y अंतःकोण है तथा परस्पर संपूरक भी हैं, इसलिए रेखा L समांतर रेखा M अंतःकोण कसौटी। चौथे सवाल के बाद आते हैं पाँचवें सवाल पर। पाँचवें सवाल में रेखा AB, CD और EF तीनों रेखाएं समांतर हैं और यहाँ पर कोण y और z का अनुपात दिया है 3:7, तो हमें x का माप ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए y/z 3:7 है, तो हम मान सकते हैं कि y का माप 3m मान लेते हैं, क्योंकि x ऑलरेडी यूज़ हुआ है आकृति में। तो मान लेते हैं y का माप 3m, क्योंकि y का अनुपात 3 से था तो y 3m हो गया। z का अनुपात 7 है तो z = 7m। और एक कोण P भी हम लोग आकृति में कोण P कुछ इस तरह से मान लेंगे जो हमें सहायता करेगा इस सवाल को हल करने के लिए। माना कोण P आकृति अनुसार है।
तो ये इतनी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ मान ली। अब आइए शुरू करते हैं। देखिए ये P और Y ये सम्मुख कोण है, सॉरी शीर्षाभिमुख कोण है, तो इन दोनों के माप बराबर होंगे। तो कोण P बराबर कोण Y बराबर 3m, क्योंकि Y को हमने 3m माना है, तो Y 3m है तो P भी 3m हो गया, दोनों 3m के बराबर हो गया शीर्षाभिमुख कोण। अब ये आगे देखिए CD और EF समांतर है, CD और EF समांतर है, इसलिए P प्लस Z 180 अंश होगा, क्योंकि अंतः कोण है। P प्लस Z अंतः कोण है, इसलिए 180 अंश इनका योगफल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने कोण P प्लस कोण Z 180। P का माप 3m आ चुका है, कोण Z का माप हमने ऑलरेडी 7m माप माना है, तो दोनों का मान डाल दिया। तो 10m बराबर 180 हो गया, 10 राइट साइड में शिफ्ट कर दो, तो m बराबर 180 बटे 10, m बराबर 18। अब कोण Y का माप हमने 3m माना है, तो m का मान डाल देंगे तो कोण Y 54 डिग्री हो गया। अब x प्लस y 180 डिग्री, क्यों 180 डिग्री? क्योंकि देखिए ये अंतः कोण बन रहा है, तो ये x प्लस y 180 डिग्री, तो कोण x प्लस कोण y 180 डिग्री रेखीय युगल कोण। y का माप 54 है, वो मैंने डाल दिया यहाँ पर मान, राइट साइड में शिफ्ट किया, माइनस हो गया, तो कोण x का माप 126 डिग्री आ गया है। पाँचों के बाद आइए शुरू करते हैं छठवां सवाल। छठवां सवाल में कोण रेखा Q और रेखा R है जो समांतर है। इसमें कोण A का माप 80 डिग्री दिया है और हमें F और G का माप पूछा गया है। तो कैसे करेंगे देखिए, C और A शीर्षाभिमुख है, जब A 80 है तो C का माप भी 80 हो जाएगा। उसके बाद ये F और C अंतः कोण है, तो इस परस्पर संपूरक होंगे, इनका मापों का योगफल 180 होगा। तो जब C 80 है तो F 100 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद कोण C और ये G देखिए F जैसा आकार बन रहा है, तो ये संगत कोण हुआ, तो C का माप 80, इसलिए G का माप भी 80 हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने इसे हल किया है। कोण C बराबर कोण है शीर्षाभिमुख कोण, परंतु A 80 डिग्री है, इसलिए कोण C बराबर भी 80 हो जाएगा। F और C देखिए, F और C अंतः कोण है, तो यहाँ पर आपको सुधार करना पड़ेगा, अंतः कोण, यहाँ अंतः कोण लिखना होगा। तो F प्लस C बराबर 180 डिग्री अंतः कोण, इसलिए C का मान 80 डिग्री डाल दिया, राइट साइड में शिफ्ट करने पे ये 100 डिग्री हो गया, तो कोण F बराबर 100 डिग्री। अब G बराबर, G और C देखिए संगत कोण है, तो कोण G बराबर कोण C हो जाएगा, परंतु C का माप 80 डिग्री है, यहाँ पर C 80 डिग्री और C G के बराबर है, तो G का माप भी 80 डिग्री हो जाएगा। तो F और G का माप भी मिल गया। अब आते हैं सातवें सवाल पर। सातवां सवाल में देखिए AB और ये CF ये समांतर हैं, BC समांतर ED है, BC और ED समांतर हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ABC और FDE सब बराबर होगा। कोण ABC और FDE, ये जो मैंने डॉट भी किया है, ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये जो कोण BCD आप देख रहे हैं, BCD ये कोण ABC के साथ में एक अंतर कोण बना रहा है, और यही कोण EDF के साथ में संगत कोण भी बना रहा है। तो इसलिए ये जो कोण BCD है, ये कोण ABC के भी बराबर होगा और कोण EDF के भी बराबर होगा। तो ये दोनों कोण एक ही कोण के बराबर होने के कारण ये आपस में भी बराबर हो जाएंगे, और जो हमें सिद्ध करना है वो हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप हम लिख सकते हैं कोण ABC बराबर कोण BCD एक अंतर कोण। दूसरा स्टेप आपको लिखना है कि कोण EDF सर्वांगसम कोण BCD संगत कोण। फिर इन दोनों कथनों को यदि मिलाएंगे तो ये कोण ABC सर्वांगसम कोण EDF हो जाएगा। देखिए वही मैंने लिखा यहाँ पे, कोण ABC सर्वांगसम कोण BCD, ABC सर्वांगसम BCD एक अंतर कोण। उसी प्रकार BCD सर्वांगसम कोण EDF एक संगत कोण। अब 1 और 2 से देखिए, ये कोण BCD यहाँ भी है, यहाँ भी है,
यानी BCD इन दो ABC और FDE दोनों के बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, ABC और FDE भी बराबर हो जाएंगे 1 और 2 से। अतः सिद्ध हुआ। 7वां सवाल भी हो गया। 8वां और अंतिम सवाल है, देखिए यहाँ पर रेखा AB और रेखा CD परस्पर समांतर हैं और रेखा PS इनकी तिर्यक रेखा है। ये जो किरणें हैं, किरण QI ये कोण BQR की समद्विभाजक है। ऐसे ही कोण किरण RY ये कोण QRD की समद्विभाजक है। ऐसी QX भी समद्विभाजक है, RX भी समद्विभाजक है। समद्विभाजक है इसलिए मैंने इन कोणों को M मान लिया, इन कोणों को N मान लिया, इन कोणों को I मान लिया, इन कोणों को J मान लिया। तो समद्विभाजक हैं इसलिए माप बराबर होंगे, तो इसलिए दोनों को इस तरह से मैंने मान लिया है। हमें सिद्ध करना है कि समद्विभाजक द्वारा जो चतुर्भुज बन रहा है QXRY ये एक आयत है, इसे सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए तत् और साध्य लिखा, उपपत्ति हम लोग मान लेंगे कि माना MNI तथा J आकृति अनुसार है। अब देखिए ये कोण BQR कहाँ है, कोण BQR और प्लस ये QRD, देखिए ये अंतः कोण है, इसलिए इनका योगफल 180 होगा। तो ये BQR प्लस QRD 180 डिग्री, यहाँ पर अंतः कोण आएगा, अंतः कोण लिखना है। अब BQR देखिए 2m के बराबर है, QRD 2n के बराबर है, तो ये 2m हो गया, 180 वैसे ही लिखना है। 2 से सभी में भाग दे दीजिए तो m + n 90 डिग्री आ जाएगा। अब त्रिभुज QYR ले लेते हैं। QYR में देखिए हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो जब m + n 90 अंश आ गया तो इसका मतलब ये कोण Y ये भी 90 अंश होगा, क्योंकि तीनों मिला के 180 आना चाहिए। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ सिद्ध किया। देखिए त्रिभुज QIR में कोण YQR यानी कि कोण Q प्लस कोण Y प्लस कोण R ये मिला के 180 अंश हो जाएगा। ये त्रिभुज का गुणधर्म होता है ये। अब YQR का माप m है, QIR हमें पता नहीं है, YRQN हमने माना हुआ है। अब m + n देखिए 90 डिग्री 1 में प्रूफ कर चुके हैं, तो m + n की जगह पे 90 आ जाएगा। QIR = 180 एज इट इज़, 90 डिग्री राइट साइड में शिफ्ट हुआ, तो QIR यहाँ 90 डिग्री हो गया। तो जैसे हमने QYR को 90 डिग्री प्रूफ किया है, वैसे ही QCR को भी 90 डिग्री प्रूफ किया जा सकता है। वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसी प्रकार कोण QXR भी 90 अंश हो गया। तो देखिए इस चतुर्भुज में 2 कोण हमने 90 सिद्ध कर दिया है, बाकी दोनों कोण भी यदि 90 सिद्ध कर दें तो ये आयत प्रूफ हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर कोण AQR और RQB, ये AQR और RQB रेखीय युगल कोण बन रहा है, तो इनका योगफल 180 अंश हो जाएगा। यानी 2I + 2m बराबर 180, 2 से भाग दे देंगे तो I + m बराबर 180 और I + m 90। तो I + m का मतलब हो गया कोण XQY 90। इसी प्रकार XRY भी 90 हो जाएगा, कोण XRY भी 90। तो सारे कोण 90 हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, इसको कैसे करेंगे। देखिए ये कोण AQR + RQB 180 अंश, कोण AQR + RQB 180 अंश, कारण रेखीय युगल कोण। इसका माप 2I है, इसका माप 2m है, 2 से भाग देने पर I + m 90 डिग्री हो गया। अब I + m का मतलब होता है कोण XQY। आकृति में देखिए I और m दोनों मिला के XQY हो रहा है, एंगल XQY बन रहा है। तो I + m को एंगल XQY 90 डिग्री लिख दिया। इसी प्रकार इसके सामने जो कोण XRY है इसे भी 90 डिग्री सिद्ध किया जा सकता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी प्रकार कोण XRY भी 90 डिग्री।
अब आप देखिए 2, 3, 4 और 5 से ये जो चतुर्भुज क्यू एक्स आर वाई है, इसके प्रत्येक कोण 90 अंश है, इसलिए चतुर्भुज क्यू एक्स आर वाई एक आयत है आयत की परिभाषा अनुसार। तो ये था मैथ्स 2 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 का प्रकीर्ण पद संग्रह 2। आप लोग अच्छी तरह से समझकर इसे हल करिए। जो कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपका यदि मेरा नंबर आपके पास है तो आप मुझसे संपर्क करके भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग इसे नोटबुक में अच्छे से करके इसे शेयर करिए। धन्यवाद।